अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है ये समझो। अब आपको हंसी तो आएगी, इम्पोर्टेंस का मतलब अहमियत है, लेकिन मैं कहूँ अहमियत किसे कहते हैं तो हो सकता है बहुत सारे ये कहें कि ज़रूरी को अहमियत कहते हैं, और ज़रूरी से फिर हमारे जहन में आता है कि जो हमारे लिए यूज़फुल हो, लेकिन असल में इम्पोर्टेंस के मानी दो है। पहला जुमला तो एक ही है, एनीथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज न कर सकें, ये अहमियत है। अब नज़रअंदाज किसको नहीं कर सकते? जो यूज़फुल हो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो हार्मफुल है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी इम्पोर्टेंस का मतलब है किसी चीज़ के नेगेटिव असरात और पॉजिटिव असरात को मालूम करना, या यही उसकी इम्पोर्टेंस है। तो बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इन बैक्टीरिया से हमें फ़ायदा भी पहुंचता है, हमें नुकसान भी पहुंचता है। दूसरी बात, हम बैक्टीरिया को या किसी भी जानदार को पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि पढ़ने का मतलब क्या है, उनके बारे में मालूमात हासिल करें। तो अगर उनसे फ़ायदा पहुंचता है तो वो हम हासिल कर सकेंगे, नुकसान पहुंचने वाला है तो उससे हम बच सकेंगे। जब तक स्टडी नहीं करेंगे तो ये हमें ना फ़ायदों का पता होगा ना नुकसान का पता। ठीक हो गया। तो बैक्टीरिया के फायदे हैं, नुकसान भी हैं, इम्पोर्टेंस इनकी ये है। अब इस इम्पोर्टेंस को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और दूसरा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इनके लफ्जी माने पे आने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ। इकोलॉजिकल इज्तमाई फायदे या नुकसान हैं, इकोनॉमिक इनफरादी फायदे या नुकसान हैं। अब ये भी जुमला आप बहुत सुनते हैं, खासतौर पर सियासतदान हमारे बताते हैं, हमने कभी ज़ाती मफाद को इज्तमाई मफाद पर तरजीह नहीं दी। ये जुमला बहुत कॉमन है, हालांकि ये झूठ बोला जा रहा है। ज़ाती मफाद कैसा है? हम सब हैं इधर एक कमरे में, मसलन मैं इस वक्त लेक्चर इसलिए दूं कि सिर्फ मुझे पैसे मिले तो ये मेरा ज़ाती मफाद है। लेकिन अगर मैं लेक्चर इसलिए दूं कि मुझे पैसे भी मिलेंगे और किसी को तालीम भी मिले तो ये इज्तिमाई मफाद है। ठीक हो गया। तो ये जो बैक्टीरिया है इनका इज्तिमाई मफाद ओवरऑल इकोसिस्टम पर अप्लाई होता है, इकोलॉजी पर अप्लाई होता है, जिसमें दीगर जानदार भी हैं, बेजान चीज़ें भी। जबकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सिर्फ इंसान का फ़ायदा है, फ़ायदा या नुकसान। यानी बैक्टीरिया जानदारों का एक ग्रोह है जिसके दो रोल हैं। एक इज्तिमाई रोल है उसका, लिविंग थिंग्स की तरतीब में ये भी एक स्टेप पर पाए जाते हैं, यहाँ बैठ के बाकी लिविंग थिंग्स को ये मुतासिर करते हैं, ये इज्तिमाई मफाद। और इसी तरह इंसान को भी ये मुतासिर करते हैं, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अब ये इकोनॉमिक्स क्या है ये भी समझ लें। मैं तो आसान तर्जुमा इसका करता हूँ। इकोनॉमिक्स मीन्स जेब। जेब आपकी शुरू में जिसने भी इजाद की है पैसे रखने के लिए किया है, और जेब की जगह कहाँ रखी है? दिल के ऊपर। पैसे को दिल के साथ लगा के रखने को इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे आ जाए तो इनकम और एक्सपेंस का हिसाब किताब, आपकी तरफ आपकी जेब में जो पैसा आ रहा है और जेब से निकल के जो जा रहा है, इसके हिसाब किताब को सिंपली इकोनॉमिक्स कहते हैं। और यहाँ आके पैसे से मोहब्बत की एक और निशानी हमें नजर आती है। पैसा आ रहा हो तो हम जेब खोल के वेलकम करेंगे, हंसते हुए पूछेंगे ज़्यादा क्यों दे रहे हो। अगर वापस लेगा तो हम कहेंगे दे दो, यानी रीज़न नहीं पूछेंगे कि क्यों ज़्यादा दे रहे हो। लेकिन जा रहा हो तो हम दुकानदारों से कितना बहस करते हैं, कम करो। स्टूडेंट वाले तो ये भी एक हमने भी बड़ा इस्तेमाल किया है, स्टूडेंट है थोड़ा कंसेशन करो, या कोई ना कोई रीज़न बताते हैं। कभी कोई ज़बान बीच में आती है, कभी मजहब भी बीच में लाते हैं, कभी इलाका बीच में लाते हैं, कोई ना कोई ताल्लुक बना के हम कहते हैं पैसे कम करो। जाते हुए पैसा हम रोकना चाहते हैं, आते हुए पैसे को वेलकम करना चाहते हैं। ये इकोनॉमिक्स है, नेचुरल इकोनॉमिक्स। तो बैक्टीरिया का इकोलॉजिकल रोल क्या है? ओवरऑल इज्तिमाई मफाद, सारे जानदारों को बैक्टीरिया से क्या मिलता है? तो बुक की हेडिंग को मैंने थोड़ा सा आगे पीछे किया है। एक है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग।
न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? मैं लफ्जी तर्जुमा नहीं बताऊंगा, खुराक के अज्जा को कहते हैं, लेकिन यहां न्यूट्रिएंट से मुराद है बायो एलिमेंट्स। याद आया कुछ? कितने हैं बायो एलिमेंट्स? 16। 6 मेजर हैं, 6 मेजर हैं, 10 माइनर बायो एलिमेंट्स। यही बायो एलिमेंट्स हैं जिससे मिलकर पूरे जानदारों का वजूद बनता है। और जरा गौर करें, दुनिया एक ऐसा स्फीयर है, ऐसा सैयारा है, प्लेनेट है, जिसके अपने रिसोर्सेस हैं। तो जो कर रहे हैं मेरी तरफ, इस दुनिया में बाहर से सिर्फ लाइट आती है और बाहर का शायद टेम्परेचर दुनिया को मुतासिर करे तो करे, वरना बाहर से दुनिया में ना कोई चीज आती है ना दुनिया से कोई चीज बाहर जाती है, आना जाना है ही नहीं। इसके अपने रिसोर्सेस हैं, इन्हीं में बायो एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। बायो एलिमेंट्स इसी दुनिया में है, कहीं और से ये नहीं आते, और इनकी तादाद भी फिक्स है। इसका मतलब आपने बायो एलिमेंट्स को जोड़कर एक जानदार बनाया, तो वो बायो एलिमेंट्स एनवायरनमेंट से जानदार के जिस्म में आके ट्रैप हो गए। अगर मरने के बाद ये बायो एलिमेंट वापस उधर एनवायरनमेंट में ना गए तो क्या होगा? नई जिंदगी आने के चांस खत्म हो जाए। नए जानदारों के लिए बायो एलिमेंट्स कहां से लाएंगे? वो सारे इधर ट्रैप होते रहेंगे। बैक्टीरिया और फंजाई का एक ग्रुप है जो इन मरे हुए जानदारों को ब्रेक करके बायो एलिमेंट्स को रिसाइकिल करते हैं। यानी ये जिंदगी के तसलसल में इनका बहुत बड़ा किरदार है। अगर इनका किरदार निकालें तो सारे बायो एलिमेंट्स डेड बॉडीज में लॉक होंगे और दुनिया उन बायो एलिमेंट्स से साफ हो जाए, खाली हो जाए। खाली होगी तो नए जानदार कैसे बने? ये बहुत बड़ा किरदार है इनका। इसी बात को न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कहते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ, ये बैक्टीरिया कौन करता है? कौन सा बैक्टीरिया? डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया। डिकम्पोजर बैक्टीरिया ऐसा करता है। ये एक तो रिसाइकलिंग ऑफ बायो एलिमेंट्स करते हैं, दूसरा क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट भी करते हैं, माहौल को साफ भी करते हैं। कैसे? थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, दुनिया में जिंदगी कब से मौजूद है? 4 बिलियन ईयर से वो दुनिया में लाइफ वजूद में आई। 4 अरब साल से आज तक जानदार आ रहे हैं, मर रहे हैं। तो आप खुद सोचें, इस वक्त दुनिया में जितनी अक़साम की लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिंदा जानदार जितने हैं, उनकी तादाद ज्यादा है या मरे हुए उनकी तादाद ज्यादा? मरे हुए ज्यादा है। तो वो सारे कहाँ गए? इन्होंने रिसाइकिल करके बायो एलिमेंट्स माहौल में न सिर्फ फेंका बल्कि लाशों को गायब कर दिया इन्होंने। वरना खुद सोचें, दुनिया इस वक्त लाशों का ढेर होती तो जिंदों के लिए रहने की जगह नहीं। तो माहौल को न सिर्फ इन्होंने साफ किया बल्कि न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग की। ठीक हो गया बेटा? एक तो ये इनका बड़ा एहसान है ओवरऑल इकोसिस्टम के ऊपर, ओवरऑल लाइफ के ऊपर। लाइफ की कंटिन्यूटी को इन्होंने मुमकिन बनाया, वरना ये मुमकिन नहीं। दूसरा, रिसाइकलिंग में एक और तरीका भी है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, वो है फिक्सेशन। अभी मैं मिसालें बताता हूं आपको डायरेक्ट। इसमें जिनका जिक्र है आप उन तक रहते हैं। पहला नाम आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिक्सेशन। ये फिक्सेशन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। कोई भी अनयूजेबल फॉर्म ऑफ बायो एलिमेंट्स को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये फिक्सेशन कहलाता है। या और आप बेहतर करना चाहते हो, आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ बायो एलिमेंट्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब मिसाल समझिए, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 की शक्ल में मौजूद है, प्योर नाइट्रोजन है, N2 एलिमेंटल फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, और ये है 78%। लेकिन इस नाइट्रोजन को कोई प्रोड्यूसर या कोई ऑटोट्रॉफ डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस नाइट्रोजन को ऑटोट्रॉफ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये NO3 की शक्ल में हो, नाइट्रेट की शक्ल, और सॉइल में हो,
और इस N2 को NO3 में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो सिम्बायोटिक फॉर्म में भी हैं और फ्री लिविंग फॉर्म में सॉइल में मौजूद। ये क्या करते हैं, स्पेस में, या स्पेस में, आई एम सॉरी, एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो ये NO3 बन जाता है। इस NO3 को फिर प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स यूज करते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स यूज करते हैं, एनिमल और प्लांट मर जाते हैं तो फिर बैक्टीरिया का दूसरा ग्रुप इनको रिसाइकिल करके वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का कितना बड़ा किरदार हो गया। इसी को हम कह सकते हैं जमीन की जरखेजी भी बढ़ाते हैं। जिस जमीन में नाइट्रेट्स की कसरत होगी वो जमीन जरखेज कहलाएगी। जरखेज जमीन का मतलब क्या है, ऐसी जमीन जिसमें बायो एलिमेंट्स वाफिर मिकदार में हो और यूजेबल फॉर्म। तो एक इनका ये फायदा हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। ये फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने कहा फ्री हालत में सॉइल में भी मौजूद होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में भी होते हैं, रूट के नोड्यूल। लेग्यूमिनस प्लांट किसको कहते हैं, जिन पौधों के फली की शक्ल में, फली इसको कहते हैं, जैसे मटर की फली है, भिंडी है, पीस है, आपका कीकर है, इन सब की रूट्स में इस तरह के छोटे छोटे उभार होते हैं जिनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इन नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहकर एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। उनमें नहीं होते, जिनकी रूट में नोड्यूल होंगे वहां पर ये मौजूद होंगे, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। बाकी सॉइल में भी रहते हैं वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, तो वो भी ये काम करते हैं। अच्छा, इसी तरह बैक्टीरिया का एक ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है। बैक्टीरिया का एक ग्रुप क्या करता है, इन नाइट्रेट्स को ब्रेक करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देता है। इनको कहते हैं डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं इनको। इन सभी इनको एनर्जी थोड़ी सी मिल जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का बैलेंस कायम कर रहे हैं। वरना एकतरफा तौर पर अगर सिर्फ नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बनते हैं तो नाइट्रोजन में कमी हो जाती है ना उधर। तो दूसरे ग्रुप ने क्या किया, नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में कायम किया, कोई इधर ला रहा है कोई उधर ले जा रहा है, बैलेंस बराबर है, ना उसकी शॉर्टेज ना इसकी शॉर्टेज, और रिसाइकिल करके उस माहौल में वापस भेज देते हैं। इसका मतलब ये हुआ बैक्टीरिया का एक ग्रुप जब तक नाइट्रेट्स बनाता रहेगा, ये नाइट्रेट्स जानदारों के जिस्म में जाती रहेगी। जानदार मर जाएंगे तो दूसरे ग्रुप ने इसको वापस कर दिया, तो बैलेंस कायम हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह बैक्टीरिया का एक और ग्रोह है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक और तरह से करता है। मसलन कोई ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या एनिमल है, कोई तरह का, इनके जिस्म में प्रोटीन है तो नाइट्रोजन है, न्यूक्लिक एसिड है तो नाइट्रोजन है ना। इनसे वेस्ट प्रोड्यूस होगा। अब आपके जहन में है नाइट्रोजन वेस्ट कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी हैं। इसी तरह जब ये मर जाएंगे, डेड बॉडीज, इनके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है। इन वेस्ट और प्रोटीन को, यानी जिंदा हालत में ये वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, मरने के बाद ये डेड बॉडीज हैं, इनमें प्रोटीन फंसे हुए, इनको बैक्टीरिया के एक ग्रुप अमोनियम में तब्दील करता है। अमोनियम NH4, ये अमोनिफिकेशन कहलाता है ये प्रोसेस। और इस अमोनियम को एक और ग्रुप नाइट्रेट में तब्दील करता है, ये नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग है, नाइट्रिफिकेशन अलग है। फिर इन नाइट्रेट्स को ऑर्गेनिजम्स ले लेंगे तो चक्कर यहां भी चल रहा है। यानी नाइट्रोजन को खालिस हालत से भी नाइट्रेट में तब्दील किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को भी नाइट्रेट्स में तब्दील किया जा सकता है। बैक्टीरिया अलग अलग कैटेगरीज हैं, किसी को नाइट्रस बैक्टीरिया, किसी को नाइट्रोसोमोनास कहते हैं, किसी को नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं, किसी को डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोजन के साथ बड़ा खेल है। इसी तरह बैक्टीरिया का एक और ग्रोह भी है जो फर्मेंटेशन करता है। इस फर्मेंटेशन के और भी फायदे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा टॉपिक चल रहा है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्मेंटेशन में क्या होता है, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है,
आपको मैं सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ मुतवज्जा कर। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में किसमें तब्दील हो रहा था? पायरुविक एसिड में। और इस पायरुविक एसिड की डीलिंग के दो तरीके थे, इसी को फर्मेंटेशन कहते थे। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा था? अल्कोहल भी प्रोड्यूस हो रहा था और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता था। अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी नेचर में फिक्स क्वांटिटी है, और याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो शॉर्टेज का सिलसिला चल रहा था, क्योंकि नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। एक ये वाला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें प्रोड्यूस होती, दूसरा जो डिकम्पोजिशन है उसमें। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहे थे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है, मौजूदा माहौल में इंसान भी बैक्टीरिया के साथ इन हो गया है। इंसान क्या कर रहा है? फ्यूल जलाकर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, और इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ के मुसीबत बन रही है। लेकिन बैक्टीरिया को तो नहीं पता ना, हमारा काम कोई और भी कर रहा है। वो तो अपने हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके नेचर में वो उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इंसान ने स्पीड अप भी कर दिया है, लार्ज क्वांटिटीज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू किया है। लेकिन बैक्टीरिया को तो ये नहीं पता इंसान क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने काम में लगे हैं। नेचुरली वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के काम होती है। तो ये सारा करेक्ट, ये जो हमने अभी तक बातें डिस्कस की, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थी, यानी इज्तिमाई मफाद था, खालिस इंसान का मफाद नहीं था। अब देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक इसके गेन्स हैं, दूसरे इसके लॉसेस। यानी बैक्टीरिया से हमें फायदा भी पहुंचता है, नुकसान भी पहुंचता है। लेकिन सबसे पहले एक आपसे सवाल करूं, बैक्टीरिया का नाम सुनते ही आपके जहन में नेगेटिव इमेज आता है या पॉजिटिव? नेगेटिव। किसी ने आज तक नहीं कहा कि पॉजिटिव में से इमेज आता है, क्योंकि इनका एक पहलू हमें दिखाया गया है या उससे हम वाकिफ होते गए हैं। ये बीमारियां फैलाते हैं, ये खतरनाक हैं, वो खतरनाक है। लेकिन इन विचारों का एक पॉजिटिव पहलू भी है, ये हमें फायदा भी पहुंचाते हैं। अब देखते हैं ये फायदे पे कैसे पहुंचाते हैं। तो ये गेन्स हैं, लॉस इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और हम इन गेन्स में बुक तक महदूद देखते हैं। बुक क्या कहती है? सबसे पहले इन गेन्स में है डाइजेशन, लेकिन ये डाइजेशन बैक्टीरिया वाली नहीं है। बहुत सारे जानदार हैं। डाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे खुराक के अज्जा वो हैं जो हम खाते तो हैं, लेकिन हम समेत बहुत सारे एनिमल्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये बैक्टीरिया नेचुरली हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, यहाँ रह के इस डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो इससे इनको भी फायदा पहुंचता है। मैं आपको यूं बात बताऊं कि एक बच्चे को आपने अपने घरों में देखा होगा, जब बच्चों को रोटी लाने को बोलते हैं तंदूर से, तो वो उसमें कुछ टैक्स मांगता है। टैक्स ना मिले तो वो रोटी खाते हुए आता है, तंदूर की रोटी लेता है। टैक्स क्या, सब्जी से बचे हुए 10 रुपए मेरे या 5 रुपए मेरे हो गए, जाऊंगा वरना नहीं। तो ये जो टैक्स दे रहे हैं, बच्चा 100 रुपए की रोटी ला रहा है तो 10 रुपए उसको वालिदैन भी दे देते हैं। ये बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं दूसरे जानदारों के डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये इस 10 रुपए से भी कम खुद इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर डाइजेस्ट करके उस होस्ट को या सिम्बायोट को फराहम करते हैं। तो दे हेल्प इन डाइजेशन। इसकी वजह से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे सेलुलोज, हैरत अंगेज बात यह है कि गाय, भेड़, बकरी ये सारे खाते तो सेलुलोज हैं, प्लांट्स खाते हैं, लेकिन सेलुलोज को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और इसलिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया पाले हुए हैं जिनके पास सेलुलेज नाम का एंजाइम है। उसकी मदद से ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, तो फिर वो एनिमल का निज़ाम चलता है। अगर इनको हटा दें तो मर जाएंगे। नहीं कर सकता। इंसान में पहले अपेंडिक्स, आपने नाम सुना होगा
कहते हैं कि इंसान भी जब जंगली लाइफ गुजारता था तो इसमें अपेंडिक्स बड़ी थी और इस अपेंडिक्स में यही बैक्टीरिया रखे जाते थे, तो पत्ते फ्रूट ये वो खाएगा, बैक्टीरिया उसको हजम करते थे। लेकिन बाद में इंसान का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। चेंज होने से अब ये सेलुलोज को डाइजेस्ट अब भी नहीं कर सकता, लेकिन वो अपेंडिक्स रिड्यूस हो गई, वहाँ से बैक्टीरिया चले गए, लिहाजा अब हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो सेलुलोज हमारे जिस्म में एक और काम करता है, वो खुराक को चलने में मदद देता है, फाइबर कहते हैं उसको, ठीक हो गया, तो डाइजेशन में मदद करते हैं। दूसरा है सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ सर्टेन विटामिन्स। विटामिन्स आप जानते हैं ये को एंजाइम्स हैं ज़्यादातर, इनके बगैर भी हमारा निज़ाम नहीं चलता। और हमारे ह्यूमन के अंदर और जो हमारा नेचुरल फ्लोरा है, बाद में हम पढ़ेंगे इसको, बैक्टीरिया की एक बड़ी तादाद हमारे जिस्म में रहती है, वो विटामिन के, विटामिन B12 और इस तरह के कुछ और विटामिन, मसलन विटामिन ए भी शायद ये बनाते हैं। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम, विटामिन के, विटामिन बी खा नहीं रहे, रॉ मटेरियल खाते हैं, उनको ये जोड़कर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये विटामिन बनाते हैं और इन विटामिन से फिर हमारा वजूद, हमारा निज़ाम चलता है। तो बगैर पैसों के कर रहे हैं कि नहीं, बस हमने इनको बना दिए है, यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत तुम भी खा लेना, यानी यूं समझ लो हम सरमाएदार हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके 90 रुपीज हमें मिल रहे हैं, 1 रुपया इनको मिलता है। कितना बड़ा फायदा दे रहे हैं, पेट में बैठ के बस सिर्फ हमने इनको बना दिए, ये कर रहे हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया को इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री की लिस्ट बहुत लंबी है, ये मसलन डेयरी इंडस्ट्री, दूध की सनत में ये काम करते हैं, लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की सनत में ये काम करते हैं, इवन माइनिंग में ये काम करते हैं, जो कीमती पत्थर निकालते हैं ना पहाड़ों से, उधर भी ये काम करते हैं। तो यहाँ जी बैक्टीरिया मेडिसिन में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री में बेतहाशा इस्तेमाल है। यहाँ हम 1-2 इंडस्ट्रीज का जिक्र करेंगे, मसलन लेदर, पाकिस्तान में होता है जी 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 पाकिस्तान में भी, तो एक मैं बता रहा हूँ अभी, लेदर चमड़ा है, चमड़ा आपने देखा होगा, एक गाय जमा हो गई फर्ज कर लें, उसके चमड़े पर नमक छिड़का जाता है। ये नमक क्यों छिड़कते हैं, कभी सोचा? हाँ, हमें तो पता है कि वरना ये गल सड़ जाता है, गल सड़ना क्या है, बैक्टीरिया ने आके डिकम्पोजिशन शुरू की। जब नमक लगाते हैं तो ये नमी एब्जॉर्ब करता है, नमक, चीनी भी लगा सकते हैं, चीनी महंगी है, नमक सस्ती, तो वो लगाते हैं। तो ये नमक क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करके इसको ड्राई करेगा, कोई बैक्टीरिया इस पर एक्ट नहीं कर सकता। ये चमड़ा ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर, यहाँ से लोड होके गया चमड़ा, पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है चमड़े की, वो कसूर शहर, कसूर ले जाके इनको धोएंगे, धो के नमक उतारेंगे, छोड़ देंगे तो बैक्टीरिया का एक्शन शुरू हो जाएगा। चमड़े में आप गौर करें तो अंदर की तरफ जो गीला पार्ट है उसमें गोश्त के टुकड़े, चर्बी वगैरह होती है, ये बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करके डिकम्पोज करते हैं। दूसरी तरफ बाल होते हैं, इन्हीं बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से बाल भी उतर जाते हैं। चमड़ा साफ करके ओरिजिनल जो एपिडर्मिस या डर्मिस कहलाती है, असल में ओरिजिनल चमड़ा अलग करते हैं। अब उस चमड़े से आप इंडस्ट्री चलाते हैं, चमड़े की इंडस्ट्री में सरफहरिस्त जिक्र किसका आता है, जूतों का। सिर्फ कराची में बात करें, कराची की आबादी है 3 करोड़, 3 करोड़ लोगों के 6 करोड़ जूते चमड़े के बैक्टीरिया ने हेल्प की। चमड़े से सिर्फ जूते नहीं बनते, लेदर जैकेट्स, बैग्स, पर्सेस और पता नहीं क्या क्या, बॉक्सेस तक, तो वो सारी इंडस्ट्री बैक्टीरिया पर डिपेंड करती है। अगर बैक्टीरिया ना हो तो इनकी कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो जाए, इतने महंगे केमिकल आपको इस्तेमाल करेंगे इस प्रोसेसिंग के लिए। तो बैक्टीरिया ने चमड़े की इंडस्ट्री में काम किया। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में आप, मैं डायरेक्ट बता दूं तो बेकिंग इंडस्ट्री कहते हैं इसको। बेकरी में जो भी प्रोडक्ट बनती है वो फर्मेंटेशन के बाद बनती है, फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन है। बेकरी में आप फर्मेंटेशन के जरिए क्वालिटी इनहांस करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। आपने थोड़ा सा आटा गूंदा, इतना एक पेड़ा बन गया, इस पेड़े से आप रोटी बना के तंदूर में पकाएंगे तो 20 रुपए में मिल जाएगा। इसी पेड़े को बैक्टीरिया के जरिए फर्मेंट कराया, 1-2 चीजें और ऐड करके,
तो इससे एक रोटी नहीं बनी, डबल रोटी बनी। अब डबल रोटी की कीमत कितनी होगी? 100 रुपये। वैल्यू एडिशन इसको। बेकरी की तमाम इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें फर्मेंटेशन लाजमी है, तो वैल्यू भी बढ़ी, उसका टेस्ट भी चेंज, सॉफ्टनेस में फर्क, इंप्रूव ही इंप्रूव। ये बैक्टीरिया करते हैं। और बैक्टीरिया ऐसा करने के लिए आप जल्दी में नहीं है तो आप सिंपली क्या करें, आटे को गूंद कर रखते हैं किसी नीम गर्म जगह पर, थोड़ी देर में खमीर उठेगा। इसी तरह आप आ जाएं डेयरी इंडस्ट्री में। डेयरी दूध वाली सब्जी, तो फिर आपके इल्म में है दूध इस वक्त इस कद्दू में 220 रुपए का मिलता है। 1 किलो दूध को दही बनाओ, योगर्ट, दही कितने का मिलता है? 230 का। आपने खरीदा ही 350 का है दही। 1 किलो हम पाव खर्च कर लेते हैं ना। 220 का दूध 350 में चला गया। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। इसी योगर्ट से आप बटर निकालें, मक्खन। मक्खन कितने का है? महंगा है सर। 3,000 का। 3,500। वैल्यू एडिशन इसको कहते हैं। एक सस्ती प्रोडक्ट को बैक्टीरिया ने स्टेप बाय स्टेप एक्शन करके इतना महंगा कर दिया, हम फायदा उठा रहे हैं। ये सब बैक्टीरिया करते हैं। इसी तरह सिर्फ दूध, दही, बटर नहीं, चीज भी इससे बनता है। डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का इस्तेमाल। इसी तरह एक और इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री। एक केमिकल तो हम यूज कर सकते हैं ना आराम से, एसिटिक एसिड। क्या है ये? सिरका। सिरका भी बैक्टीरिया बनाते हैं। सिरके के साथ आगे जो बनाते हैं वो तो और महंगा है, शराब, अल्कोहल, वाइन, बियर, सब इन्हीं की मदद से बनता है और उसकी कीमत आसमान पर पहुंच जाती है। तो कई तरह के केमिकल्स बैक्टीरिया की मदद से प्रोड्यूस किए जाते हैं और हम बैठ के इस्तेमाल करते हैं।